हेलो माइक चेक। अरे फैन चालू करना सब। कितना गर्म हो रहा है। ये पब्लिक है यूट्यूब पे चालू, इसके लिए छुट्टी मार देंगे। इनका गेम बजाना पड़ेगा इनका। क्या बंद करो? बंद कर दो ना स्ट्रीमिंग। क्या घर पे बहुत अच्छे है। क्या बोल रहा है बीजेपी के? क्या है तुम लोग देखा क्या तुमने? मार्केट भी कितना गिरा आज, बहुत बहुत। चलो ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसको क्या हुआ? हाँ सर लेट हो आप? हाँ भाई मालूम है, लेट हो गया आज। ओके लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे, आपको याद है क्या दोस्तों? क्या कर रहे थे हम लोग ने? लिखा भी था बहुत कुछ और पढ़ा भी था हमने बहुत कुछ। ओके सो दोस्तों चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। क्या बातचीत हो रही थी अपनी? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, ऐसा कुछ बात हो रहा था ये। और इसके बाद हम लोग को जो है क्या करना है? रीडिंग भी करना है ना अपने को, है ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। चलिए तो इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में हमने देखा था कि देयर इज व्हाट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब हमने क्या बोला था? अगर 10% इनपुट देंगे तो 20% आउटपुट मिलेगा। 10% इनपुट दिया तो 10% ही आउटपुट मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? और 10% इनपुट दिया तो 5% आउटपुट आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ओके हमने बात करी थी कि तीनों केस में क्या होना है? आउटपुट तो बढ़ेगा। अरे कुछ याद आ रहा है क्या ऐसे? तीनों केस में अपन ने क्या बोला था? आउटपुट तो बढ़ेगा, बट फर्क क्या रहेगा? द प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट जो है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। बोलो हाँ या ना? बट तीनों केस में आउटपुट बढ़ेगा। तो हम लोग जो है इसके बस है ना रीजंस, अभी आप समझिए बात को, इसके रीजंस बस ऐसे शॉर्ट में अभी समझेंगे। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के एंड में उसके रीजंस जो है वो डिटेल में अपने को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? अगले यूनिट में इसके रीजंस को हम लोग पढ़ाए जाएंगे। तो इसके रीजंस क्या है आप समझिए बात को। तो इसके दो रीजंस है। कितने रीजंस है? वो दो रीजंस कौन से है? तो हमने कहा था कि सर देयर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड दूसरा अपन कहते हैं इट इज व्हाट? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कौन से दो रीजंस है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम लोग बातचीत करें तो लेट अस से फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एक एग्जांपल लेते हैं। अब इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है? कि अच्छा होना। क्या होना?
अच्छा अच्छा बोलो, क्या होना? अच्छे से बोलो, अच्छा अच्छा होना। इकोनॉमिक्स मतलब अच्छा अच्छा, और डिस इकोनॉमिक्स मतलब गंदा गंदा। क्या बोलेंगे? गंदा गंदा। अच्छा अच्छा होगा तो इकोनॉमिक्स, गंदा गंदा होगा तो जैसे शुरुआत में जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग रन में है और लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस जो है ना काफी मतलब बड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को हम लोग लगाते हैं और उनमें अपन क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। क्या करते हैं अपन? डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, काम बांटते हैं। पहले आपको मालूम है, बहुत पहले, बहुत 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 पहले पूरे फाउंडेशन के सब्जेक्ट में ही पढ़ाता था। अकाउंट्स भी मैं, ये झूठ बोल रहा हूं मैं, बस बता, सच मैं इतना होशियार नहीं हूं, मतलब हूं बट इतना भी नहीं हूं। तो जस्ट काल्पनिक दुनिया में, इन अ माइथिकल इकोनॉमी, तो सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाता था। अकाउंट्स भी, मैथ्स भी, लॉ भी, इकोनॉमिक्स भी। लॉ पढ़ाया है मैंने, हाँ लॉ पढ़ाया है मैंने, वो ये सच है, ठीक है ना, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। लॉ पढ़ाया है मैंने, एक या दो बैच पढ़ाई थी मैंने लॉ, ठीक है ना। तो अब नहीं होता मेरे से, तो मैंने पढ़ाया हुआ है लॉ, तो अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स सब में पढ़ाता था। अब क्या हुआ, जैसे बिजनेस बढ़ते गया तो क्या हुआ कि मैनेज नहीं हो पा रहा था ऐसा, तो फिर क्या हुआ, आनंद सर को बुलाया, अंकिता मैम को बुलाया, विनोद सर को बुलाया, ऐसे धीरे धीरे क्या होते गए ऐसे। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डिवीजन ऑफ वर्क। आप लोग ऐसा वो कैप्शन डालते ना, बचपन में डालते थे, इफ वन टीचर कैन नॉट टीच ऑल द सब्जेक्ट्स देन व्हाई शुड वन स्टूडेंट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप समझिए, डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो क्या होता है उसमें कि काम बांटा जाता है, और जब काम बांटा जाता है तो उसमें क्या होता है, स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होता है। नाउ इफ आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स तो आई कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स ना, उसके एग्जाम्पल्स, उसका कॉन्सेप्ट, उसका रियल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें मैं आपको बता सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से पॉसिबल है स्पेशलाइजेशन। अब इस वजह से क्या होता है, जितना अपन काम करते हैं उससे कहीं अच्छा आउटपुट हम लोग दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बात को? तो इसको बोलते हैं व्हाट वी गेट इज वी स्टार्ट गेटिंग इकोनॉमीज। इसमें अच्छा अच्छा ही है, गंदा गंदा कुछ भी नहीं है। काम बांटते जाते हैं ना तो अच्छा अच्छा ही हो रहा है, तो अपना आउटपुट क्या होते जाता है, जितना इनपुट लगाया उससे कहीं ज्यादा क्या मिलता है अपने को, आउटपुट मिलता है। समझ में आएगा आपको? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। बट आप क्या करोगे सर, और आउटपुट पाने के लिए आप क्या करते जाओगे, और लेबर लगाओगे और डिवीजन ऑफ वर्क करोगे। अब कल चल के और डिवीजन ऑफ वर्क अगर करना है तो लेट अस से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 5 चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स कोई और पढ़ाएगा, और डिवीजन ऑफ, अरे काल्पनिक बात हो रही ना रे ढोकले, रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, बट जस्ट सेइंग। अकाउंट्स का आधा सिलेबस आनंद सर पढ़ाएंगे, आधा सिलेबस कोई और पढ़ाएंगे। मैथ्स का आधा सिलेबस विनोद सर पढ़ाएंगे, आधा कोई और पढ़ाएगा। अच्छा ये चलेगा, कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। और लॉ का आधा मैम पढ़ाएंगी, आधा कोई और पढ़ाएगा। तो हाँ मैं समझ रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप समझ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और जैसे बिजनेस बढ़ते जाएगा और डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर कोई और, थर्ड चैप्टर कोई और, फोर्थ, हर चैप्टर के लिए 10 चैप्टर के लिए 10 फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही मैथ्स के लिए, ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लिए, ऐसे ही अकाउंट्स के लिए, हर चैप्टर के लिए अलग फैकल्टी। साला मजे ही मजे है ना। मुझे बताओ क्या अगर ऐसा करेंगे, स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आ रहा था, मतलब एक टीचर 4 सब्जेक्ट, फिर 2 टीचर 4 सब्जेक्ट, फिर 4 टीचर 4 सब्जेक्ट, अच्छा चल रहा था, फायदा हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी। बट इसके बाद एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर या एक चैप्टर के लिए 1 टीचर, तो ऐसा मतलब फिर क्या हो जाएगा, हौच-पौच हो जाएगा, केओस हो जाएगा फिर। तो फिर ऐसा अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाएगा, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन। और फिर हम लोग जितना भी इनपुट लगाएंगे
आउटपुट उतना नहीं आना सर, उसका जो रिटर्न अपने को चाहिए उतना रिटर्न नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है बात को? तो इसको बोलेंगे डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये तो गंदा गंदा हो गया ना अपने लिए, फिर सही नहीं हुआ ये। तो इसीलिए आप अगर देखोगे तो शुरुआत में जब हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट लगाया तो शुरुआत में अच्छा अच्छा हो रहा है, बट क्या हो रहा है जब और करने जाते हैं तो जो अच्छा है वो अच्छाइयां कम होने लगती है और बुराइयां आने लगती है। तो इस वजह से अच्छाइयां कम बुराइयां ज्यादा, तो हम लोग कहां पे आ गए? कांस्टेंट रिटर्न्स पे आ गए। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आप और करने लग जाओगे ऐसा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छाइयां खत्म हो जाएगी और जो रहेगी वो सिर्फ बुराइयां रहेगी। तो फिर डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मैनेजमेंट। ये हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। अभी बस ये वाला इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग समझ में आना है, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। आया क्या बात समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। सेकेंड अपन लेट अस से वी टॉक अबाउट व्हाट इज द फाइनेंस। किसकी बात करेंगे? फाइनेंस की बात करेंगे। अब फाइनेंस में मतलब क्या? बैंक से कर्जा लेना। शुरुआत में अपन बिजनेस कर रहे हैं, अपने को बिजनेस एक्सपांड करना है अपने को, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग बैंक से पैसा लेते हैं। अब बैंक से फाइनेंस ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है, हम लोग को एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है ना बैंक को। 10% मान के चलो मेरे को बैंक को इंटरेस्ट देना है। अब मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए मान लो क्या कर रहा हूं, लोन ले रहा हूं। 10% मुझे पर ईयर मुझे क्या करना है, बैंक को इंटरेस्ट देना है। और आपको पता है उस 1 करोड़ से मैं मुनाफा कमा रहा हूं 25%। मेरा प्रॉफिट कितना है? 25%। तो मेरे को ये जो बैंक को इंटरेस्ट देना है ना, इट इज अफोर्डेबल फॉर मी। 25-30% पे धंधा कर रहा हूं, मतलब मेरा खुद का पैसा है नहीं, बैंक का पैसा है। 10% बैंक कॉस्ट ले रहा है उसकी, 20%, 15% मेरे को क्या मिल रहा है? 15%, 20% आई एम अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट। और मेरा प्रॉफिट कितना ही, मतलब आज तो 25% है, कल 30% हो जाएगा, कल 40% हो जाएगा। बैंक को कितना देना है मैंने? 10% ही। बैंक मेरे को ये थोड़ी बोलेगा, ओ हर्षद सर भाई इतना इतना पैसा छाप रहे यार, तुम 10% ही। एक काम करो सर, 12% दो ना सर प्लीज, सर 15% दो ना। बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा क्या इसे? बिकॉज आई एम अर्निंग मोर प्रॉफिट, विल बैंक चार्ज मोर इंटरेस्ट टू मी? नहीं। तो ये फायदा है कि नुकसान है मेरा? फायदा है ना। देखो अगर मैं बाहर लोगों से पैसा लेता ना, शेयर कैपिटल लेता, मैं आपको बोलता आप मेरे को सब मिला के 1 करोड़ रुपए दो, तो अगर मैं 25%, 30%, 50% अगर प्रॉफिट अर्न करता ना, तो आप वो हिसाब से रिटर्न भी मांगते। सर हमको भी 50% रिटर्न दो, सर हमको भी 40% रिटर्न। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप भी ज्यादा रिटर्न मांगोगे। बैंक नहीं, फिक्स्ड है वो। सो बिकॉज ऑफ द ROI फिक्स्ड, बराबर के नहीं? ROI क्या है दोस्तों? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे अपन। इधर क्या बोलेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है? ये फिक्स्ड है। तो जब अपन ग्रोथ कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। बट इंसान जो है कब तक ग्रो करेगा? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इंसान का क्या आएगा? डाउनफॉल तो शुरू होगा ना दोस्तों, बोलो हां या ना। और डाउनफॉल के केस में जैसा ये अभी अच्छा अच्छा लग रहा है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, डाउनफॉल के केस में भी आपको समझने की कोशिश करना, ROI तो फिक्स्ड ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स्ड ही है। अब अगर मान लो आपको उतना पैसा नहीं छूट रहा है, उतना पैसा नहीं बन रहा है अब बिजनेस में, तो क्या हो जाएगा? अब आपका जो प्रॉफिट जो पहले 25%, 20% मिल रहा था, इतनी सीवियर कंपटीशन भी तो आएगी ना, लोगों को आपका बिजनेस अट्रैक्टिव लगेगा, बराबर के नहीं? तो अगर लोगों को दिख रहा है अच्छा यार ये कपड़े के बिजनेस में बहुत पैसा है, तो लोग क्या करेंगे? और 4 दुकानें आपके एरिया में आ जाएगी कपड़े के धंधे को लेके। होटल का बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है तो और 10 होटल्स खुल जाएंगे। किसी को लगेगा टीचिंग बहुत अट्रैक्टिव है तो और टीचर्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो एक जमाने पे अब बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे और बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो फिक्स दे रहे थे, अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और आपने लोगों से सुना होगा ना, भाई अब पहले जैसा उतना बिजनेस नहीं होता यार, अब मार्जिन बहुत कम हो गए, बहुत ऐसे बारीकी पे धंधा चल रहा है अभी। बट अब क्या हो जाएगा फिर? बैंक बोलेगा भैया तो 10% का हमारा, कोई बात नहीं मेरे को 10% दे दे, तू 8% का हमारा, कोई बात नहीं मेरे को तू 10% ही दे।
तू 5% कमा रहा, कोई बात नहीं, तू मेरे को 10% ही दे। तो जब आपके ग्रोथ में बैंक फिक्स था, तो आपके डाउनफॉल में भी बैंक फिक्स्ड ही बोलेगा, बैंक आप पे तरस नहीं खाएगा। तो फिर उस समय पे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस इकोनॉमी हो जाएगी, आपके बिजनेस के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। वो फाइनेंस जो आपने ऑब्टेन किया है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, एंड देन इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, अगेन द डिस इकोनॉमिक्स। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, फिर से अभी इधर स्क्रीन पे देख के हम लोग उसको जज करेंगे। शुरुआती दौर पे क्या होता है, जब बैंक से पैसा लिया, उसको बिजनेस में लगाया, तो पैसा बन रहा है, तो बैंक का इंटरेस्ट पे करने में कोई दर्द नहीं हो रहा है। बट धीरे 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 जैसे आपका बिजनेस क्या हो रहा है, थोड़ा कांस्टेंट हो रहा है या डाउनफॉल आ रहा है, फिर भी बैंक को आपको उतना इंटरेस्ट पे करना ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस। एंड इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पहले इकोनॉमीज एंड देन डिस इकोनॉमीज। समझ में आया आपको? सर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक आपको अच्छा ना लगे तब तक एग्जाम्पल डिस्कस करते ही रहेंगे, ठीक है? करें ना? बिल्कुल करेंगे सर। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इज व्हाट, कमर्शियल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। अभी एक कमर्शियल मतलब ट्रेड की बात हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अभी हम लोग लॉन्ग रन में है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे। और आप सबको पता ही है कि अगर बल्क में ऑर्डर प्लेस किया तो क्या होना है, सस्ता मिलेगा ना भाई। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता ही होगा ना, क्वांटिटी डिस्काउंट आपने सुना होगा, आपने सुना है क्या आपने, क्वांटिटी डिस्काउंट? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा तो क्या ये हमारे लिए फायदा होगा क्या? अब देखो, जैसे मेरे को पता है, वैसे भी मेरे को 4-5 हजार बुक्स जो है ना, मेरे को प्रिंट करानी है मेरे को। तो अगर 5,000 बुक्स प्रिंट करानी है, उसको बोलता हूं एक साथ प्रिंट कर दे, तो मेरे को अच्छा रेट मेरे को मिलेगा ना, उससे मैं काफी अच्छा नेगोशिएट कर सकता हूं मैं। बोलो आया ना? तो इसको बोलते हैं अपन कमर्शियल इकोनॉमीज। तो क्या होता है, फायदा क्या हुआ, चीप रेट, क्या बोलेंगे इसको, चीप रेट व्हेन परचेस्ड इन बल्क, व्हेन परचेस्ड इन व्हाट, बल्क में अगर परचेस किया तो सस्ते में पड़ेगा ना मेरे को, तो फायदा ही है। बट ये बाद में नुकसान भी होगा आपका। पूछो कैसे? अगर आपका प्रोडक्ट उतना बिका नहीं, आपको सस्ता मिल रहा है इसके लिए आप ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी आप खरीदते गए, ज्यादा मिल रहा है इसके लिए आप क्या कर रहे, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी खरीदते गए, एंड फिर मान लो अब वो बिका नहीं गया, तो सस्ते के चक्कर में आपने ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा माल उठा लिया आपने, बट फिर अगर उतना बिजनेस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट सर वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। वो चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर डिसइकोनॉमीज आ जाती है वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे इन रीजंस के वजह से आप समझिए दोस्तों क्या हो रहा है, हमें ये इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज मिल रही है, और इसी वजह से इंक्रीजिंग कांस्टेंट या डिक्रीजिंग रिटर्न्स अपने को देखने को मिलता है। आर वी गुड? यस सर। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। टेक्निकली कॉप डगलस फंक्शन को छोड़ के, क्योंकि जब हम लोग जब रीडिंग करेंगे तब उस समय पे कॉप डगलस फंक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा टेक्निकली पढ़ाने के हिसाब से थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का प्रोडक्शन फंक्शन वाला पार्ट अपना क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम लोग को बस करना क्या है, उसका टेक्स्ट रीड करना है। बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी मैंने 3 पॉइंट जो अभी लिखे आपके सामने, इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, इतने से के लिए कहां कुछ ये कर रहा भाई, फटाफट लिखो चलो। ये क्या बोल रहे हैं, आज किसी ने गाना नहीं बजाया? हाँ, किसी ने भी गाना नहीं बजाया? सही है ना, क्योंकि आज सबकी बजी पड़ी है।
बच्चों लिखना है आपको, कम ऑन। Shall we proceed? चलो लेट्स गो अहेड। क्या हुआ? क्या लग रही? कहां लग रही? क्या तू? हाँ, वो बोल रहा ना, क्यों रे तू ज्यादा बोल रहा है? तू फंसा रहा दोस्त को। चलो भैया लेट्स गो अहेड नाउ। लेट्स गो अहेड। सो अभी आते हैं हम लोग किधर? बुक के पेज नंबर किधर है? पेज नंबर तो गायब हो गया पेज नंबर के नहीं है? है ना पेज नंबर? पेज नंबर नहीं है? हाँ, अच्छा, बाकी अदरवाइज आगे पीछे है ना? अच्छा ठीक है, जिस ऐसे पेज पे आओ जहां पे पेज नंबर नहीं है, ढूंढो कहां पेज नंबर नहीं है। चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन। भाई एसी से कुछ करा भाई? क्या है देख। अरे रुक जा, पहले एसी का तो करने दे उसको। तो यार अलग मजे ले रहा तू उसके। ये बाहर की आवाज आती रहे, मत कर। आवाज ही नहीं आती। रुक जा, उसको पहले देखने दे एसी का। एसी का हो गया तो बेस्ट काम हो जाएगा ना। प्रणव, चलो दोस्तों, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? द स्केर्स रिसोर्सेस विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इनपुट्स एंड द आउटपुट। कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ एकदम मस्त सुनेगा ऐसे कि अभी अब हमने 2-3 दिन हमने इस टॉपिक को पढ़ा ना कम से कम। तो अभी हमने करना क्या है, इसको अच्छे से जितना भी हमने पढ़ा है अभी उसका टेक्स्ट हम लोग को समझना है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप किसके बीच में? इनपुट और आउटपुट के बीच में। मोर स्पेसिफिकली देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। समझ गया हमको? द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एल्जेब्रिकली, मैथमेटिकली, एल्जेब्रिकली, कुछ भी हो जाए, is expressed in the form in which output is a dependent variable and inputs are independent variable। अपने नोट सामने रखना है आपने, ये सब पढ़ा है ना अपन ने। आउटपुट, इनपुट, विच इज डिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट, ऐसा लिखा था ना अपन ने, आप ही ने बताया था। तो वो बात हो रही है। सो द इक्वेशन इज एज फॉलोज। क्या है ये इक्वेशन? इक्वेशन क्या है ये? द क्वांटिटी ऑफ व्हाट? आउटपुट। सो जो ये Q है, दिस Q स्टैंड्स फॉर व्हाट? अरे क्या बोलेंगे इसको? द Q स्टैंड्स फॉर व्हाट? आउटपुट। ठीक है ना? Q स्टैंड्स फॉर व्हाट? आउटपुट।
एंड ये जो ए बी सी डी अप टू एन जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनपुट्स। तो ये है इनपुट। आई बात समझ में? और ये रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? हाँ जी बच्चों, डायरेक्ट। जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा। बहुत सही। Where Q stands for the rate of output of a given commodity and A, B, C, D, N are different factors of inputs and services used in the unit of time. First paragraph समझ में आएगा सबको? Now let's go ahead and talk about the assumptions of production function. So there are three main assumptions underlying the production function. कितने assumptions है? 3। वो क्या बोला था? ये कहता है we assume that the relationship between is for a specific period of time. Do you agree with this? क्या हमने ये सब पढ़ा है क्या? वो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम लोग बात करेंगे कि उस टाइम पे कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिल रहा है. In other words, Q is not a measure of accumulated output over time. Second, it is assumed that there is a given state of the art in the production technology. Given state of the art technology मतलब क्या है? Whatever the technology you are using, state of the art का मतलब होता है इंग्लिश में, state of the art मतलब क्या कहते हैं कि उस समय पे, क्योंकि वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय पे जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉट द वर्स्ट. उस पर्टिकुलर टाइम की हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बेस्ट टेक्नोलॉजी. देखो अभी अगर अपन इस एज में, इन द 21st सेंचुरी, अगर अपन आज प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मुझे बताइए हम अपने बिजनेस में कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज करेंगे? बेस्ट, वर्स्ट या ओके ओके? बेस्ट. अपने बिजनेस में अपन बेस्ट चीजें यूज करना चाहेंगे. तो वही बोलता है कि अजम्पशन ये है कि हम यहां पे यूज क्या कर रहे हैं? द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. एनी इनोवेशन वुड कॉज अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड देयर आउटपुट्स. For example, use of robotics in manufacturing or more efficient software package for finance analysis would change the input-output relationship. तो अभी हम लोग वो आने वाले इनोवेशन से उसकी बात नहीं कर रहे. उसी पीरियड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं एंड दैट इज अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट. तो यहां पे जब अपन यहां पे ये गिवन बोलते हैं तो एक गिवन का मतलब क्या होता है? वी कंसीडर दैट दिस टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी व्हाट? कांस्टेंट. समझ में आया आपको? यस सर. थर्ड, द assumption is that whatever input combination are included in a particular function, the output resulting from their utilization is at what? Maximal. जो भी आप इनपुट दो, क्या बोल रहे हैं अपन? जो भी आप इनपुट दो उस इनपुट से अपन आउटपुट क्या अचीव करना चाहते हैं? मैक्सिमम. उस इनपुट से हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अपने को मिले. दोस्तों ये सब अपना पढ़ के हो चुका है, ये अपना रिवीजन भी हो रहा है वापस से, और जो लिखा है बुक में वो पता होना चाहिए. अब इसमें वो क्या कहता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट. तो अगर आपके पास जो इनपुट है, क्या हमने ऐसा लिखा है अपने नोट्स में कि जो अपने पास इनपुट है उस इनपुट से हम क्या बनाना चाहेंगे? मैक्सिमम आउटपुट. ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लोग बनाना चाहेंगे. इट इज डिफाइंड दैट फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स अंडर द गिवन स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन. समझ में आया उसमें क्या लिखा है? वॉट एवर द गिवन इनपुट इज देयर, उससे हम लोग चाहेंगे कि उससे मैक्सिमम आउटपुट हम लोग अचीव करें. अदर वे अराउंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे उसको? द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ व्हाट? आउटपुट. कुछ समझा गया इसका मतलब आपको? मतलब अगर आपको बोला जाए कि आपको इतना एक्स पर्टिकुलर आउटपुट आपको बनाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसके लिए कम से कम आपको इनपुट कितना लगेगा वो आपको देखना है. तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बोलेंगे?
कि अगर अपने को इतना इनपुट दिया है तो इससे हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम आउटपुट। अगर आपको ये आउटपुट डिसाइडेड है तो हम क्या बोलेंगे, इससे चाहिए कम से कम इनपुट। आर वी गुड? वेरी गुड। द आउटपुट टेक्स द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द इनपुट्स आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इनपुट में डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। टू इलिस्ट्रेट, अ कंपनी विच प्रोड्यूसेस बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब क्या, द ड्रिंक्स। कौन सी ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स। द इनपुट कुड बी फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल सच एज कार्बोनेटेड वाटर, sweeteners and flavorings, and labor such as assembly line workers, support staff and supervisory personnel. Correct एकदम? Yes. For the purpose of this analysis, the whole array of inputs, whole array मतलब क्या, the whole range. Array का मतलब क्या होता है, array नहीं है वो, array, array मतलब array, array मतलब क्या, array भी नहीं ऐसा, range of inputs. The production function can be reduced to two things, L and K. Restating the equation, quantity is equal to function of KL, where Q is output, L is labor and C is what? Capital. यहां पे जो कॉब डगलस का जो फंक्शन है ना, जो हम लोग आगे देखेंगे, देखो इधर दिख रहा है आपको, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें वो यही मान के चलता है कि L इज लेबर, C इज कैपिटल। तो वो मान के चलता है कि ये लेबर और कैपिटल के बेसिस पे ही जो प्रोडक्शन होना है होगा, जिसमें वो बोलेगा के, जो कि टेक्नोलॉजी है, इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। उस समय अपन ने क्या बोला, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने को कैपिटल लगाना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन जो यहां पे आपको दिख रहा है, Q इज इक्वल टू KLC, वो ऊपर अल्फा और 1 माइनस अल्फा, उसकी बात करेंगे बाद में। दिस स्टैंड्स फॉर द आउटपुट इलास्टिसिटी, विल कम टू दैट, डोंट वरी। बट बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन वो सारे फैक्टर्स को, अभी पहले अपन ने प्रोडक्शन फंक्शन क्या पढ़ा था, क्वांटिटी इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ ABCD अप टू N, बराबर है। तो उसको वो रिड्यूस करके किधर लेके आए, वो बोलते हैं कि बाकी सब ठीक है रे। वो कहता है जो भी प्रोडक्शन होना है ना, वो प्रोडक्शन होना है लेबर और कैपिटल के वजह से भैया। क्या बोल रहे वो, इट इज रिड्यूस टू व्हाट, लेबर एंड कैपिटल। तो इसीलिए उन्होंने फंक्शन को मॉडिफाई करके क्या लिखा, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ K एंड L। हेलो, समझ में आया आपको? यस। तो वो क्या कहता है यहां पे, सो वेयर L इज लेबर एंड C इज कैपिटल। अंडरस्टूड क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर। सॉरी, K इज कैपिटल। ये नॉर्मल दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस का नहीं है, ये कॉब डगलस का नहीं है, ये कॉब डगलस का अलग है। बस मैं बता रहा हूं कि फिर उस जमाने के इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि जो भी प्रोडक्शन होना है वो किसके भरोसे होना है, वो लेबर और कैपिटल के भरोसे। किसके भरोसे होना है? लेबर और कैपिटल के भरोसे, बाकी उनको कोई इज्जत नहीं उसकी। आगे अभी अपन ने देखा था कि ये प्रोडक्शन जो होता है ये 2 रन्स में होता है। कौन से 2 रन से बच्चों? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इट इज टू बी नोटेड दैट इन इकोनॉमिक एनालिसिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट रन, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम. In fact, it refers to the extent which the firm can vary the amount of input in the production process. कितना आप input change कर सकते हो, उसके हिसाब से हम लोग शॉर्ट रन या लॉन्ग रन को डिसाइड करेंगे. समझे नहीं? बोलो बोलो ना, नहीं समझे? यही एमसीक्यू के लिए पढ़ना है अपने को. एक एमसीक्यू है, एग्जाम में आया था, वो बोलते हैं शॉर्ट रन रेफर्स टू 6 months, 6 months to 1 year, more than 1 year but less than 6 years, or not related to any particular measurement of time. आंसर क्या होगा? Not related to any particular measurement of time. क्या होता है, बच्चे को लगता है 1 साल के अंदर होगा तो शॉर्ट रन, 1 साल के ऊपर होगा लॉन्ग रन, या 6 साल से अंदर होगा तो शॉर्ट रन, 6 साल के ऊपर होगा तो लॉन्ग रन. तो ऐसा नहीं है.
इट इज नॉट टाइड टू और रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम। फिर सर ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हम लोग को अगर बाइफरकेट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो वो बोलता है आप इनपुट कितने किस हिसाब से वेरी कर सकते हो, वो हिसाब से हम कहेंगे कि वेदर इट इज अ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो आपको याद है क्या, हमने यही बात करी थी बच्चों, अगर एक फैक्टर कम से कम फिक्स्ड रहेगा और बाकी सारे वेरिएबल रहेंगे इनपुट्स, तो उसको कौन सा पीरियड कहेंगे? शॉर्ट रन। बट अगर सारे इनपुट वेरिएबल रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे अपन? लॉन्ग रन। यही बात करी थी ना। तो लास्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, इनफैक्ट it refers to the extent to which a firm can vary the amount of inputs। vary मतलब change। आप कितना आपका इनपुट चेंज कर सकते हो, जितना चेंज कर सकते हो उसके हिसाब से हम कहेंगे वेदर इट इज अ शॉर्ट रन और अ लॉन्ग रन। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो अब अपन बात करेंगे व्हाट इज शॉर्ट रन। रेडी? आपको समझ में आ रहा ना हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जो अभी जो जून में जो ज्वाइन हुए ना 1 जून को, मैं उनको बता दूं कि हम लोग देखो इसी तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके समरी नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट किताब में कहाँ है उसका रीडिंग करते हैं। तो क्या हो जाता है, अपना रिवीजन भी हो जाता है और जो बुक में पढ़ रहे हैं वो चीजें समझ में भी आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। नहीं तो क्या होता है, बुक में का पढ़ा हुआ अपने को क्या लगता है, एलियन लगता है वो, अरे क्या हो रहा है ये, समझ में आया? तो ऐसा है वो। ठीक है जी, चलिए। शॉर्ट रन, अ पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट रन। कब कहते हैं वो शॉर्ट रन? कब बोलेंगे? एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट यूज रिमेन्स व्हाट? अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब क्या बोलेंगे बच्चा? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। अनचेंज्ड मतलब फिक्स्ड। द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज the maximum amount of goods or service that can be produced by set of inputs, assuming that at least one of the inputs used remains what? Fixed or unchanged. Easy है क्या एकदम? Generally it is observed that during the short period or in the short run a firm cannot install a new capital equipment to increase the production. It implies that capital is fixed in the short run. तो आपको याद है हम लोग ने बात करी थी, किसके बारे में हमने बात करी थी? ये अपना मशीन कैपिटल वाज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, और फिर हमको अगर आउटपुट बढ़ाना है तो हम किसको ऐड करते गए? लेबर को। तो कैपिटल इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इट कैपिटल इज द फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन, ऐसा आएगा आपको। Dash is a factor which is assumed to be fixed in the short run. Labor, capital, बराबर both, non capital, बराबर है। In the short run, the production function is studied by holding the quantities of capital fixed while varying the amount of other factors like labor, raw material. This is done so when the law of which law बच्चों? वेरिएबल प्रोपोर्शन इज स्टडीड। तो क्या आपको यह भी बात हुई थी कि इस लॉ को क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बहुत खूब, इजी लग रहा है अभी? वेरी इजी सर। नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो बी स्टडीड इन द लॉन्ग रन। वेरी गुड। सो द लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स आर, क्या बोलेंगे? All production factors are what? Variable. ये भी पता है क्या आप लोगों को? It is a time period when you will be able to install new machines, capital equipments apart from increasing the variable factors. It shows the maximum amount of goods that can be produced by a set of inputs, assuming the firm is free to vary the amount of all the inputs used. क्या लिखा है यहाँ पे? Vary amount of all inputs. ऑल मतलब इंक्लूडिंग द वंस विच वर फिक्स्ड अर्लियर, मतलब जो पहले कैपिटल जो फिक्स था अब लॉन्ग रन में वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। द बिहेवियर व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरीड मतलब चेंज्ड, इस लॉ को क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्या आपको शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ में आया? कॉप डगलस छोटा सा पार्ट है, हम लोग उसको खत्म करेंगे अभी नहीं, बस
पहले लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का टेक्स्ट निपटा लेंगे, फिर इसको अलग से इसका वीडियो बनाएंगे अपन कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है, काफी अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन है ये भी। तो अभी क्या हुआ, क्या हो रहा, गर्मी हो रही, बस हो रहा, लाइट नहीं है। आप जैसे हो क्लास में, मैं भी तो हूं ना क्लास में। सी इवन आई एम स्वेटिंग। मेरे को ऐसे थोड़ी है कि मेरे इधर एसी चालू है और तुमसे ज्यादा तो गर्म मुझे हो रहा है लाइट से। ये वो बेचारे लाइव स्ट्रीमिंग के कुछ बोल रहे हैं क्या बच्चे? हाँ, वो जीडीपीडी में बैठा बच्चा, वो कुछ ऊँ की चू कर रहा है, वो उनके ऊपर क्या है? नहीं है, वो भी उनको देखा जा रहा है कि सर कितने दर्द में है ना, सर को गर्म हो रहा है, बच्चे भी यहाँ पे गर्मी में। तो इतने प्यारे बच्चे कि वो भी उनके घर का फैन, एसी, लाइट भी बंद करके बैठे हो, है ना। अच्छे बच्चे वो, उनको भी लाइव एट होम मतलब फील आता है ना वो भी कि हाँ उसी माहौल में पढ़ रहे करके। ठीक है, खोल दे। अरे हाँ भाई, तो एक तो सब हुडी वगैरह पहन के आए, तेरे को क्या होगा, गर्म नहीं होगा तो क्या होगा? गर्मी में ऐसे कपड़े पहनता है कौन? मोए मोए हो गया तुम्हारे साथ आज, एसी के चक्कर में हुडी पहन के आया, एसी बंद हो गया। ठीक है, अरे लाइव स्ट्रीम वाले भी बोल रहे सर हमको भी गर्मी हो रही है। वो अभी देखो फोटो भेजेंगे, वो देखो हम अंधेरे में बैठे हैं सर। क्या देख रहे, कौन पूछा ये? तेरा वीडियो है मार्केट में? क्या देख रहे छिछोरे, उम्र कितनी है तेरे? 18 ना? पोगो देखने का तो चलो मालिक, लेट्स स्टडी। अरे ऐसा बोलोगे तो कैसा चलेगा बेटा, जून वाले तो बहुत खुश है, मतलब जो जून बैच में अभी आए ना उनका जनवरी वो खुश है, और कल पढ़ा कोई दिक्कत नहीं सर। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, सितंबर में एग्जाम है, तुम्हारे बच्चों को क्या जवाब दोगे तुम? फेल हो गए तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप को इतने अटेम्प्ट लगे, ऐसा बोलोगे? नहीं ना, पढ़ो गुपचुप। चलो आज मेरे बच्चा है ना, चलो सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, डन करेंगे, ठीक है? ओके, यस, ठीक। अभी तुमने हाँ बोला था, मैंने भी हाँ बोला। क्या लाइट नहीं है ना? वेरी गुड। अरे तुमने कभी वो स्टीम बाथ सुना है कॉन्सेप्ट? लोग पैसे भर के बाहर जाते स्टीम बाथ लेने के लिए। अरे लो, तुम पूरा ऐसे स्किन है ना एकदम क्लियर हो जाती है, ऐसे जो भी तुमको ऐसे पिंपल आ रहे बराबर है, जो भी एक्ने हो रहे पहले से क्लियर है ना, और क्लियर हो जाएगी बेटा। जुबान लड़ाता है तू, पढ़ाई कर। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलो देखो कितने जल्दी कितना टाइम पास हो गया अपना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कम ऑन गाइस, संभालो अपने आप को, ऐसे हर लाइट गई तो हम लोग छुट्टी नहीं दे सकते, है ना। अपने लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट वाइट क्या है सेकेंडरी है। इन शॉर्ट रन देखो, ये तो बहुत इजी, बचपन से आता है अपने को। इनपुट आउटपुट अ रिलेशन विच इज स्टडीड विथ, अब जो आता है उसको अभी बार बार अंडरलाइन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। वन वेरिएबल इनपुट दैट इज लेबर एंड विथ ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अब इन्होंने क्या बोला, ऐसा अलग स्टाइल से बोला, उसको बोल रहा है कि कम से कम अपन क्या बोल रहे हैं, लेबर को वेरी करते हैं। इधर एग्जाम्पल अपने को ऐसा चाहिए ना, बाकी सारे क्या रखेंगे उसको कांस्टेंट, लेबर को चेंज करते रहेंगे। बर वाला कर बोला उसको। द लॉ ऑफ प्रोडक्शन अंडर दीज कंडीशंस आर नोन अंडर वेरियस नेम्स एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एज बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन इन विच द इनपुट्स आर कंबाइंड। ऐसा बोला था क्या अपन ने? इज्जत दो यार, ऐसे तुम क्या कर रहे हैं, ऐसे देखे जा रहे, क्या बोल रहा है ये इंसान, क्या जा भी नहीं रहा है ये, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसे है ना। अरे गर्मी हो रही है, तुम समझो
क्या क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो क्या बेटा? अरे बस ना, मतलब तू इधर आ तू। लगा मम्मी पापा को फोन और बोलना सर सुबह से पढ़ा रहे, इसके लिए सर को पढ़ाने नहीं दे क्या? मम्मी इतना मारेगी ना तेरे को, बोले पैसे के पेड़ पे उगते हैं क्या? सर को डोनेट करने के लिए पैसे भरेगा? लगा 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 नहीं ना, ऐसा नहीं करना बेटा। पढ़े ना बच्चों? क्या हुआ तेरे को? बहुत हंस रहा तू, आज ब्रश करके आया तो इतना हंसेगा। चल, तो इसके अलग अलग नाम हैं, ध्यान से सुनो बस। देखो, और 1 घंटा बाकी है अपना, तुम चिक चिक करोगे तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस लॉ को हम लोग और क्या नाम देते हैं बच्चों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ऐसा क्यों नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? आपको पता है क्या? पता है क्या आपको? नहीं, मैं बताता हूं। कितने कमी नहीं हो, सब बताया, अब तो भी मजा कर रहे हो। एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, तो जो भी आउटपुट अपने को कम ज्यादा चाहिए वो कैसे मिलेगा अपने को? बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। इसीलिए उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसका और एक नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट। वही बात है, बट आप समझे नहीं। अपने को एमसीक्यू में ये ऑप्शंस आएंगे तो अपने को पता होना चाहिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो रेफर्स टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, because as any change in the output is taken as a result from additional variable input, and this law is also called as law of diminishing returns. ठीक है ना? as returns eventually diminish. तो आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको बोलेंगे when one factor is assumed to be fixed and others are variable. अरे बहुत देर लगा दी तुमने चाय कॉफी के लिए, किस किस के लिए लाया तुमने? वाह यार, सबके लिए लेके आते पूरी क्लास के लिए, है ना? तू तो बेटा बहुत पुरानी खिलाड़ी है ना, तुम तितली भी लाएगा उन्होंने। अरे छोरी, तितली भी लाएगा उन्होंने। तू तो पुरानी खिलाड़ी है ना, और 3 जो नए जूनियर से तेरे, हाँ रोब जवारी अपना तू। तुम लोग के एड़े गए तीनों। चलो ध्यान दो, क्या वो नहीं पढ़ना क्या? कल 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा फिर। अभी वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, क्या करोगे तुम? तो क्या बारिश देखने आएगा तुम? पढ़ाऊंगा ना फिर। अपन 50 मिनट भी नहीं हुए पूरा पड़ गया अपने को। ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा रे। तो बहुत जोर की बारिश हो रही, बाहर जाओगे भीग जाओगे, क्या करोगे तुम? हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ बोल रहे, बट चुप तो हो नहीं रहे तुम लोग। सिर्फ चला पढ़ा पढ़ा भाई, तू पढ़ा भाई, पढ़ा। चलो, so this law is also called as what? Law of variable proportion, law of returns to variable input, as well as law of diminishing. Very good. तो ये आपको सारे लॉ को ध्यान में रखना है आपने, ये कि लॉ एक नाम अनेक। समझ में आ रहा है आपको? लॉ एक नाम अनेक। सो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपको सिर्फ ध्यान में रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड यू विल बी कंफ्यूज कि अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल दिया या लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट बोला तो। दिस लॉ, अभी कोई बात नहीं करेगा, डांट लगूंगा अभी। द लॉ स्टेट्स दैट as we increase the quantity of one input which is combined with other fixed inputs, the MP, marginal physical productivity
ऑफ द वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन. इवेंचुअली मतलब क्या? अल्टीमेटली, एट द वेरी एंड. अभी जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको पता है क्या कि एमपी अल्टीमेटली गिरता है और नेगेटिव होता है. बेटा मस्ती मत करो, अभी संभालो अपने आप को, थोड़ा सीरियस हो जाइए. अभी आपको पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट में जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल फैक्टर ऐड करते जाएंगे क्या होगा? वो क्या बोलता है? द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल इनपुट विल एंड मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन. अब आप वो जो अपना डायग्राम कल हमने बनाया था ना, बुक खोलो जरा, आप वो खोलो. अपने कल डायग्राम बनाया, एमपी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर गिरता है, और गिरता है तो इतना गिरता है साला कि जीरो होता है और नेगेटिव भी जाता है. तो वेरिएबल इनपुट जितना ऐड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एमपी बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा, गिरेगा और फिर इवेंचुअली नेगेटिव भी होगा. यही लाइन लिखी है. आपको समझ में आ रहा है कि पहले अपन ने ऑलराउंड पूरा कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा और उसके बाद रीडिंग क्यों कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स को ऐसे ही पढ़ना होता है. समझ में आएगा आप लोगों को? इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया था, बट फिर भी वो बोल रहा है अदर वर्ड्स में भी पढ़ ले एक बार, बहुत चिक चिक कर रहा तो. सो वो कहता है, इन इंक्रीज इन सम इनपुट रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड इनपुट्स विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. वो क्या कहता है? सीक्वेंस कैसा है? धीरे 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 आउटपुट विल इंक्रीज. बराबर है कि नहीं? अब एमपी का ध्यान में रखना, आउटपुट बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा आउटपुट. एक्स्ट्रा आउटपुट मतलब क्या? द एमपीच. बराबर के नहीं? रिजल्टिंग फ्रॉम द सेम एडिशन will become what? The extra output will become what? Less and less. Do you agree with this? तो MP थोड़ा स्टार्टिंग में बढ़ेगा 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 और इनपुट ऐड करोगे तो MP बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा? गिरेगा गिरेगा गिरेगा. बिफोर डिस्कसिंग दिस लॉ, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस TP, AP एंड MP. तो आपको पता है कि TP क्या हुए हैं? वाह, टोटल कितने होशियार बच्चे हो आप. फिर आपको बताए एपी क्या होता है? क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट. एंड लास्ट में अपन क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट. सही है एकदम? यस. सो टोटल प्रोडक्ट हमने फॉर्मूला क्या बोला था, आपको याद होगा? इट इज समेशन ऑफ व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्ट. ऐसा बोला था क्या अपन ने? तो समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आउटपुट यदि अगर मिला दे तो अपने को क्या मिलेगा? सबका सब कुछ मिला दिया तो क्या मिलेगा? तो इट इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम व्हाट? द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर. इफ द इनपुट्स ऑफ ऑल फैक्टर बट वन आर हेल्ड कांस्टेंट, द टीपी विल वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. अब वो आप पढ़ लेना कि टीपी कैसा वेरी होता है, हमने उसको डिस्कस कर लिया था. सो सारे फैक्टर्स के एफर्ट्स को अगर कंबाइन करें तो उसको क्या बोलेंगे अपन? आपको याद है ना, फर्स्ट पर्सन आया उसने 100 बनाए, सेकंड पर्सन आया उसने 110 बनाए. तो अगर आपको पूछेंगे कि दोनों ने मिलकर कितने बनाए तो आप क्या बोलोगे? 210. कितने सही होशियार बच्चे. और अगर तीनों ने मिलकर 100, 110, 120 तो तीनों का मिलके, तो टेक्निकली आपको एमपी को अगर ऐड करते जाओगे तो आपको टीपी मिलेगा. तो एमपी मिलाते जाओ, टीपी लाते जाओ. समझा क्या बात को? एमपी को ऐड करेंगे, टीपी बन जाएगा. ये आपको दिख रहा है व्हेन वी फाइंड. ये एक्सप्लेनेशन दिया है ये, तो आप ये इसको एग्जाम के एक दिन पहले रीड करने की जरूरत नहीं है. एपी, व्हाट इज एपी? व्हाट इज एपी? व्हाट इज? इट इज द एवरेज प्रोडक्ट, इज द टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. हम बोलेंगे एक व्यक्ति ने ऑन एन एवरेज कितना बनाया. अगर दो ने मिलके 210 बनाया तो एक ने ऑन एन एवरेज, एवरेज मतलब दोनों में बंटवारा किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा. दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस हो गया है अपना, ये है ना, बस हम लोग फॉर्मेलिटी कर रही है. तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो बट पता होना चाहिए क्या है करके. तो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. हमने अपनी किताब में भी उसका फॉर्मूला लिख के रखा है कि नहीं? सो वो शेड्यूल में आपको दिया है तो आपको दिख जाएगा. और फिर उसके बाद एमपी, एक एक्स्ट्रा
एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा? जितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे एमपी। इधर हिंदी में लिख के रखो, एक एक्स्ट्रा, बोलो रे बच्चों, एक एक्स्ट्रा, क्या लिखना है अपने को? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर के वजह से कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिला, उस एक्स्ट्रा आउटपुट को एमपी बोलेंगे। समझा क्या? ओए बोलो ना। हाँ लिखो वैसे उसको, क्या नहीं लिखना? अरे तू येड़ा है क्या? उसको बुक न्यू का न्यू रखना है, अच्छा लग रहा है। ओए सही में नहीं लिखना तेरे को? बता बता, ला इधर ला। नहीं लिखा ना? क्यों नहीं लिखना तेरे को? रीजन क्या है? नींद आ रहा है तो सो जा। आजा आजा सो, आजा, अब तेरे को नींद आता है, आजा आजा। फॉर्मूला आपको समझ में आया? एमपी एट एन इज इक्वल टू टीपी एट एन माइनस टीपी एट एन माइनस 1। अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता भी है क्या? ठीक है चलो अपन कल कंटिन्यू करते। तुम ऐसा करोगे फिर वो, अरे अभी मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। कल पढ़ते, कल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और क्या है। मैं सोचा आज लाइट नहीं है तो रीडिंग कर लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने से अच्छा। सुनो, मैं कुछ 2-5 मिनट दोगे मेरे को? उसके बाद में कुछ चीजें आपको होमवर्क के लिए पढ़ने बोलूंगा, वो आप होमवर्क के लिए पढ़ के आना। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, आपको बताया गया एपी और एमपी में रिश्ता है कुछ, क्योंकि ये दोनों किसके बच्चे? देखो अपन ने सब चीजें पढ़ी हुई है, लिखा है देखो यहाँ पे डिराइव्ड फ्रॉम टीपी। बस वो अपने को बुक में किधर है वो अपने को पता होना चाहिए, बुक पे कमांड आना चाहिए। सो टीपी और सॉरी एपी और एमपी दोनों किसके बच्चे? टीपी के बच्चे। तो एपी कैसे आता है? टीपी को डिवाइड करके, बोलो आया ना? और अगर अपन एमपी की बात करें तो एमपी कैसा आता है? टीपी में कितना ऐड होता है उसमें कि अब एमपी इज द चेंज इन द टीपी फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज, बराबर है कि नहीं? ओके, तो दोनों में रिश्ता क्या है? व्हेन एपी राइजेस, क्या बोला था अपन ने? एमपी इज ग्रेटर देन एपी। समझ रहा है क्या बात को? इसीलिए ये पहले पढ़ना बहुत जरूरी है पूरा, क्योंकि टेक्स्ट पहले आता है। आप अगर सोचो मैं बुक में आपको पहले पढ़ा देता, ये सीक्वेंस में पढ़ा था, आपको भरोसा ही नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या है सर? समझ में आ रहा है? सेकंड क्या बोल रहा है? व्हेन एपी इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम। तो अपन ने क्या बोला? एपी इज इक्वल टू एमपी। बोलो ऐसा है कि नहीं है? एंड लास्ट में व्हेन एपी फॉल्स, बोलो क्या होता है? एमपी इज लेस देन एपी। ये भी पढ़ा था क्या अपन ने? तो ये खत्म हो गया। ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये बार बार वापस ये मान नहीं रहे ये लोग। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्जामाइन्स द प्रोडक्शन फंक्शन विथ वन फैक्टर वेरिएबल कीपिंग अदर क्वांटिटीज फिक्स्ड। वापस से बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। दिस ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। वही बात हो गई क्या? ओके, दिस लॉ ऑपरेट्स अंडर सर्टन अजम्पशंस। कुछ अजम्पशंस है क्या इसके? वो जो हमने पढ़ लिए थे, वो क्या कहा था अपन ने? अजम्पशंस। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। सम इनपुट्स विल, क्वांटिटी विल बी व्हाट? फिक्स्ड। समझा गया? एंड इसके अंदर क्या कहता है? लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर फैक्टर मस्ट बी यूज्ड इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब क्या है? ये लॉ कब काम नहीं करेगा?
जब सारे फैक्टर्स आपको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज करने होंगे तब, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स्ड रखते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। अभी जैसे आप समझिए फॉर एग्जाम्पल, ये जो है कौन सी अपना कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी, पेप्सी या कोक, उनको आउटपुट बढ़ाने का है। एक काम करते, सिर्फ पानी बढ़ाते, वो स्वीटनर फ्लेवर्स वगैरह वो कांस्टेंट रखते, क्या बनेगा, क्या वो सारे फैक्टर्स उनको साथ में बढ़ाने पड़ेंगे, सारे फैक्टर्स साथ में घटाने पड़ेंगे ना उनको। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप सारे फैक्टर्स को बढ़ाना या सारे फैक्टर्स को घटाना पड़ रहा है तो ये लॉ काम नहीं करेगा। ये लॉ कब काम करेगा, जब मुमकिन है एक फैक्टर को फिक्स रख के बाकी सारे को चेंज कर सके। क्लियर है एकदम? और यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब हम लोग यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बस क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ इनपुट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो हम लोग सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि पैसे की बात जो कॉस्ट की है वो हम लोग उसके अगले यूनिट में करेंगे। समझ में आया आपको? यस। ग्राफिकली ये ग्राफ आप लोग रीड कर सकते हैं ना, हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, टीपीएपी एमपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद है क्या आपको? इन्होंने तो भी तो वाहियात बनाया है, बट अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत अच्छा बनाया था मैंने, ठीक है। फिर ये वाला जो है आप एक बार होमवर्क के लिए स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पढ़ के आना, कल हुआ तो हम लोग इसको और विस्तार में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। पीयूष अग्रवाल कौन है? कौन है पीयूष? क्या करा तूने? मैटर हो गया तेरा? मस्ती कर रहा हूं, ऑफिस में बुलाया तेरे को। अरे सही में बुलाया भाई? हाँ, और कौन है पीयूष अग्रवाल? तू भी है क्या? डिसाइड कर लो तुम। स्पाइडरमैन जैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एनी विच वेज ये वाला जो है 3 स्टेजेस आप लोग रीड करके आना, कल हम लोग इसको और कंप्लीट कर लेंगे। कॉब डगलस के साथ हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।